मुद्रा संकुचन या अपस्फीति, डिफ्लेशन कहते हैं इसको। मुद्रा संकुचन या अपस्फीति या डिफ्लेशन। डिफ्लेशन, हमने एक वीडियो बनाया है इसके पहले मुद्रा स्फीति, इन्फ्लेशन पे एक वीडियो बनाया है जिसको कहते हैं मुद्रा स्फीति। मुद्रा स्फीति, तो मुद्रा स्फीति ठीक उल्टा होता है मुद्रा संकुचन के या अपस्फीति के। अपस्फीति, इसको दो नाम से जानते हैं हिंदी में, मुद्रा संकुचन या अपस्फीति। इंग्लिश में कहते हैं डिफ्लेशन। डिफ्लेशन, DEFLATION, डिफ्लेशन कहते हैं। तो इसको तीन नाम से यदि मुद्रा संकुचन पूछा जाए या अपस्फीति पूछा जाए तो ये समझना है कि एक ही बात है। डिफ्लेशन या मुद्रा संकुचन एक ही बात है। डिफ्लेशन, ये इन्फ्लेशन का उल्टा होता है, डिफ्लेशन। तो ये इसके बारे में आज हमें पढ़ना है और इसको आज समझते हैं कि मुद्रा संकुचन क्या होता है, जो मुद्रा स्फीति के बिल्कुल उल्टा होता है। तो इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, विशेषताएं क्या क्या होते हैं डिफ्लेशन के, इसका अर्थ क्या होता है, और डिफ्लेशन के या मुद्रा संकुचन के क्या कारण होते हैं, किस कारण से मुद्रा संकुचन होता है, इसको हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे। मुद्रा संकुचन के फिर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, किन किन लोगों पे इसका, जब मुद्रा संकुचन अर्थव्यवस्था में होता है तो किन किन लोगों पे इसका प्रभाव पड़ता है, वो इसमें समझा जाएगा। मुद्रा विस्फीति क्या होता है, डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, एक और कॉन्सेप्ट है इसी से संबंधित, डिसइन्फ्लेशन और रीफ्लेशन क्या होता है। तो ये दोनों भी हम इस चैप्टर के लास्ट में इसको समझ लेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे डिफ्लेशन क्या होता है, मुद्रा संकुचन क्या है, जो इन्फ्लेशन या मुद्रा स्फीति के ठीक उल्टा है, इन्फ्लेशन के ठीक विपरीत है। तो इसको चलिए समझते हैं। मुद्रा संकुचन या अपस्फीति देखिए, मुद्रा संकुचन, मुद्रा स्फीति क्या होता है, मुद्रा स्फीति या इन्फ्लेशन, क्योंकि डिफ्लेशन तभी समझ पाएंगे जब इन्फ्लेशन ठीक से समझे होंगे। इसका एक बहुत लंबा वीडियो, लगभग 1 घंटे का वीडियो हमारा बना हुआ है, उसको यदि देख सकते हैं तो देख लें, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट, स्फीति से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। तो इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन क्या कहता है, इन्फ्लेशन कहता है कि कीमतों में वृद्धि होती है, रोजगार में वृद्धि होती है, एम्प्लॉयमेंट में वृद्धि होती है, आउटपुट में वृद्धि होती है, आउटपुट में वृद्धि होती है इत्यादि। जब इस तरह के वृद्धि होते हैं तो इसको कहते हैं इन्फ्लेशन, है ना। खासकर कीमत से संबंधित होता है इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, या इसको हिंदी में महंगाई कहते हैं। तो मुद्रास्फीति का मतलब जब कीमतों में तेजी से वृद्धि हो। तो अब चूंकि मुद्रा संकुचन इसके उल्टा है, यानी कि डिफ्लेशन इसके उल्टा है, तो इसमें क्या क्या होता होगा, ये चीजें होंगी, कीमत गिरेगा, एम्प्लॉयमेंट गिरेगा, आउटपुट आउटपुट गिरेगा, ठीक है। तो ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन होते हैं। अब इसी से संबंधित एक और चीज सुने होंगे आप, इन्फ्लेशन किन स्थितियों में होता है, इन्फ्लेशन खासकर जुड़ा होता है तेजी की स्थिति में, तेजी या एक्सपेंशन कहते हैं इंग्लिश में, एक्सपेंशन। और डिफ्लेशन किससे जुड़ा हुआ, ये सब सिम्टम्स किस में आते हैं, ये सब लक्षण किस में आते हैं, जब मंदी की स्थिति होती है। मंदी, या इसको कहते हैं डिप्रेशन, डिप्रेशन। ये सारे लक्षण डिप्रेशन में होते हैं, जब रोजगार गिरता है, कीमत गिरती है, आउटपुट गिरता है, बेरोजगारी बढ़ती है, तो ये मंदी की स्थिति में होता है और ये तेजी की स्थिति में होता है। तो ये दोनों चीजें क्लियर होती हैं। अब डिफ्लेशन की क्या परिभाषा है, तो परिभाषा में आप लिख सकते हैं कि जिसमें कीमतें गिरती हो, रोजगार गिरता हो और उत्पादन गिरता हो। इसमें जैसे कहा गया कि मुद्रा के साख पूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो जाती है, यानी कि मनी सप्लाई कम हो जाती है अपेक्षाकृत मनी डिमांड के, इसको ऐसे लिख सकते हैं, सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाती है डिमांड फॉर मनी से। तो ऐसी स्थिति में वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं, बेरोजगारी बढ़ती है और आउटपुट कम होता है, गिरता है। तो ये मुद्रा संकुचन की ये अर्थ है, इसका यही अर्थ समझना है। जब भी मुद्रा संकुचन या अपस्फीति या डिफ्लेशन की बात हो तो इसमें ये कहना है कि ऐसी स्थिति जिसमें कीमतें वस्तुओं की गिर रही हो, रोजगार गिर रहा हो, लोगों को ये रोजगार खत्म हो रहे हो, यानी कि लोगों को नौकरी से बाहर किया जा रहा हो, छटनी किया जा रहा हो, कीमतें गिर रही हो, यानी कि वस्तुओं की कीमतें गिर रही हैं। तो जब वस्तुओं की कीमतें गिरती हैं तो निश्चित रूप से इसका मतलब ये है कि वस्तुएं बिक नहीं रही हैं, यानी कि सप्लाई ज्यादा हो गया डिमांड से। तो सप्लाई जब ज्यादा होगा डिमांड से तो क्या होगा, कीमतें गिरती हैं इसमें, ऐसी स्थिति में। ये यदि इस ग्राफ को यदि समझते हो, ये सप्लाई हो गया, ये डिमांड हो गया, और ये कीमत का निर्धारण यहाँ हो जाता है, ये इतना हम जानते हैं, ठीक है। अब इसमें ये कह रहा है कि सप्लाई ज्यादा हो जाता है, सप्लाई बढ़ जाता है, S1 हो गया। अब कीमत कहाँ होगा, यहाँ होगा, ये कीमत गिर करके P1 हो गया, कीमत में कमी आ गई। तो ये सारी स्थितियां होती हैं, कीमत में कमी आ गई और सप्लाई बढ़ जाती है, ऐसी स्थिति में मांग कम हो जाता है। मांग क्यों कम हो जाता है, क्योंकि इंप्लॉयमेंट खत्म हो जाता है, लोगों का रोजगार जो था वो खत्म हो गया। अब लोग, रोजगार खत्म हो जाएगा तो उनके पास पैसे नहीं आएंगे, पैसे आएंगे जेब में तो वो मार्केट कैसे जाएंगे, वस्तुओं को कैसे खरीदेंगे, वस्तुएं नहीं खरीदेंगे तो जो कीमत है वस्तुओं की वो और घटेगी,
क्यों घटेगी? क्योंकि जो इसको बनाने वाले जो उत्पादन करता है, जो वस्तुओं को का उत्पादन कर रहे हैं, वो लाभ के लिए करते हैं। किसके लिए? प्रॉफिट के लिए। और प्रॉफिट के लिए करते हैं, लेकिन जब कीमतें गिर रही होती हैं, तो ये उनको लगता है कि वस्तुओं को रखने से अच्छा है, वस्तुओं के गोदाम भर जाते हैं, वस्तुओं को रख-रखाव में बहुत टिपिकल मामला होता है, वो खराब होने का डर होता है, और प्लस कीमतें और भविष्य में गिरती जा रही हैं, भविष्य में और गिरेंगी। तो इससे बचने के लिए वो चाहते हैं कि जो भी मिल जाए, जो भी लागत आ जाए कीमतों में, वस्तुओं का जो भी लागत आ जाए, उनको फटाफट बेच देते हैं। तो इस चक्कर में कीमतें और घटती जाती हैं। उधर कंज्यूमर ये सोचता है कि कीमतें अभी और गिरेंगी, तो वो अपने कंजम्पशन को, उपभोग को कहता है कि अभी और बाद में उपभोग करेंगे, कल खरीदेंगे, अभी कीमत गिर रही है, 1 हफ्ते बाद और गिर जाएगी। तो इसलिए अपने खरीदारी को पोस्टपोन करता है और भविष्य की तरफ धकेलता है। तो ये इन चक्करों में कीमतें और गिरती जाती हैं और डिप्रेशन और बढ़ता जाता है। डिप्रेशन आप सुने होंगे, किसी आदमी को भी डिप्रेशन हो जाता है, मंदी। डिप्रेशन का मतलब होता है वो आदमी अपने में खोया रहेगा, वो कमज़ोर हो जाएगा, वो कुछ काम नहीं करेगा, वो बिल्कुल अपने को कमरे में बंद कर लेगा, फिर अनेक अंट-शंट सोचने लगेगा। तो ये डिप्रेशन का वही मतलब होता है। डिप्रेशन मतलब मंदी, मंद हो गया। मंदी मतलब अर्थव्यवस्था में बहुत निराशाजनक स्थिति आ गई। अर्थव्यवस्था में बहुत भयंकर काम-काज करने की गति बहुत कम हो गई, आर्थिक क्रियाकलाप बहुत कम हो गए, और ये मंदी हमें पता है कि 1929 की महामंदी फेमस है, जिसमें जिसने कीन्स को जन्म दिया। कीन्स को जन्म दिया, जॉन मेनार्ड कीन्स, जो 1929 की मंदी में एक किताब लिखा है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी पे। तो 1929 की, फिर 2008 में एक मंदी आई थी भयंकर। तो ये मंदी क्या करते हैं, पूरे विश्व में एक देश में होगा तो चूंकि सभी अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे देशों से जुड़ी हुई हैं, तो एक देश में मंदी आती है, मान लेते हैं भारत में मंदी आती है। भारत में मंदी आती है, तो मंदी का खास बात यह है कि डिमांड कम हो जाता है और प्राइस कम हो जाता है। तो जब डिमांड कम होगा तो इम्पोर्ट कम हो जाएगा, ठीक है, आयात। आयात जब कम हो जाएगा तो दूसरे देश में जो आयात होता है, दूसरे देशों से जो आयात किया जाता था, उस देश में अब डिमांड कम हो जाएगी। उस देश में डिमांड कम, वहाँ तो ये पूरी तरह से फैलने लगती है, और जैसे लगता है कि ये छुआ-छूत की बीमारी है। एक जगह फैलेगी, फिर वो चारों तरफ फैल जाएगी, और पूरा विश्व इसके गिरफ्त में आ जाता है। तो इसी को हम मंदी कहते हैं। तो मंदी से जुड़ा हुआ एक एस्पेक्ट है मुद्रा संकुचन, डिफ्लेशन। इसको हमें आज इसके पूरे आयाम को समझना है। तो ये है मुद्रा संकुचन। आई होप कि आपको ये इतना समझ में आएगा कि मुद्रा संकुचन होता क्या है, मुद्रा अपस्फीति क्या होती है, या डिफ्लेशन इंग्लिश में कहें तो ये क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ अर्थशास्त्रियों ने इसकी परिभाषाएं दी हुई हैं, ये दिया हुआ है। जैसे प्रोफेसर पीगू ने परिभाषा दिया है, इसको आप पढ़ सकते हैं। पीगू ने कहा कि मुद्रा संकुचन मूल्यों के गिरने की वह स्थिति है जो उस समय उत्पन्न होती है जबकि वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन मौद्रिक आय की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ जाता है। ठीक है, इसमें दो घटनाएं घटती हैं। एक तो उत्पादन में वृद्धि उसकी खपत से अधिक हो जाती है, यानी कि ये कहने का मतलब सप्लाई ज्यादा हो जाता है डिमांड से, और मूल्यों में गिरावट होती है। ये निश्चित रूप से होगा जब सप्लाई ज्यादा हो जाएगा डिमांड से, तभी हमने देखा कि ये कीमतों को बढ़ा देगा। तो ये दो घटनाएं मुख्य रूप से घटती हैं मुद्रा संकुचन में। क्राउथर ने कहा कि मुद्रा संकुचन अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य बढ़ता है और कीमतें गिरती हैं। याद करिए, जब मुद्रास्फीति हमने पढ़ा था, तो मुद्रास्फीति में क्या होता है, वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, कम हो जाता है, और इसमें क्या होता है, प्राइस बढ़ता है। लेकिन जो डिफ्लेशन है, इसमें प्राइस कम होता है और इसके उल्टा वैल्यू ऑफ मनी बढ़ जाता है। मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, क्योंकि कीमत कम होगी, तो अब उसी 10 रुपए से आप ज्यादा वस्तुओं को खरीद लेंगे। जो जो जिस 10 रुपए से कम वस्तुएं मिलती थी, अब कीमत कम हो गई, तो उसी 10 रुपए से, यानी कि 10 रुपए का वैल्यू बढ़ गया। इसको कहते हैं मुद्रा का वैल्यू, मुद्रा का मूल्य बढ़ गया। क्योंकि जो वस्तु बहुत ज्यादा पैसे देकर के मिलती थी, वही अब कम पैसे में ही मिल जाएगी, यानी कि मुद्रा का मूल्य बढ़ जाएगा। एपी लर्नर ने कहा कि पूर्ति की अपेक्षा मांग का कम हो जाना, वही बात है जो अभी हमने कहा कि डिमांड कम हो जाता है, सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, तो कीमत, इसका कारण क्या होता है? इसके कारण ये होता है कि कीमत कम हो जाती है। तो इन्होंने, लर्नर जी ने कहा कि कीमत में कमी हो जाती है, क्यों? क्योंकि सप्लाई ज़्यादा हो जाता है, मांग कम हो जाता है। किन्स ने कहा कि मुद्रा संकुचन वह नीति है जिसके द्वारा देश में मुद्रा की मात्रा उसकी मांग के बीच अनुपात इतना कर दिया जाए कि मुद्रा की विनिमय शक्ति बढ़ जाए, यानी कि क्रय शक्ति बढ़ जाए, मनी की क्रय शक्ति बढ़ जाए, यानी कि मनी सप्लाई कम हो जाए मनी डिमांड से, तो मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ जाएगी, परचेजिंग पावर बढ़ जाएगा। तो परचेजिंग पावर बढ़ जाएगा, तो इससे क्या होगा, कीमत कम हो जाती रहती है, और इसके कारण वैल्यू ऑफ मनी बढ़ गई रहती है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं मुद्रा संकुचन के। तो ये कुछ अर्थशास्त्रियों ने इसको परिभाषित करने की कोशिश करी है। अब इसके बाद देखेंगे कि इसके क्या क्या लक्षण है, कैसे हम देखेंगे मुद्रा संकुचन अर्थव्यवस्था में है कि नहीं है, मुद्रा संकुचन अर्थव्यवस्था में पाई जा रही है कि नहीं पाई जा रही है, इसको कैसे हम पहचाने। तो पहला लक्षण तो ये होगा कि मौद्रिक आय यथावत रहे परंतु वस्तुओं का उत्पादन बढ़ जाए। यदि आदमी की आय, मौद्रिक आय, मॉनेटरी इनकम, एम फॉर मॉनेटरी, वाई फॉर इनकम, मॉनेटरी इनकम तो स्थिर है, कांस्टेंट है, लेकिन आउटपुट बढ़ गया, उत्पादन बढ़ गया, इसका मतलब क्या होगा कि सप्लाई बढ़ गया। आय वही है, सप्लाई बढ़ गया, तो इसका अर्थ ये होगा कि अब व्यक्ति अपनी आवश्यकता को कम मुद्रा में ही पूरा कर लेगा। सप्लाई बढ़ने का परिणाम क्या होगा, कीमत कम हो जाएगा, क्योंकि डिमांड वही है, सप्लाई बढ़ गया, यानी कि सप्लाई ज्यादा हो गया डिमांड से,
तो कीमत को कम कर देगा। कीमत को कम करने के कारण, कीमत को कमी होने के कारण अपनी कम मौद्रिक आय में ही अपनी आवश्यकता को पूरा कर लेगा, और जिससे कि कीमत में और कमी हो जाएगी, उसके पास अधिक आय की बचत होगी। तो ऐसी स्थिति में जब कीमत कम हो जाए तो इसको मुद्रा संकुचन कहते हैं। तो जब मौद्रिक आय स्थिर हो लेकिन उत्पादन बढ़ जाए, ठीक है, तो ऐसे में सप्लाई बढ़ जाएगी, डिमांड वही रहेगी और सप्लाई बढ़ जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, तो इन दोनों के कारण कीमत में कमी हो जाएगी। सीधी सी बात है, जब वस्तु की पूर्ति ज़्यादा होती जाए तो आदमी सोचेगा कि कम है, सोना का दाम इतना ज़्यादा क्यों, क्योंकि सोना है ही नहीं और लोग डिमांड करते जाते हैं, लोगों को और चाहिए और चाहिए, तो उसकी कीमत बढ़ती जाती है। तो सप्लाई और डिमांड का ही खेल होता है पूरा किसी भी चीज़ का। पानी इतना महत्वपूर्ण है, पानी बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता है, लेकिन उसकी कीमत कुछ भी नहीं है या बहुत कम है। तो सब सप्लाई और डिमांड का ही खेल होता है। तो पानी की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि वो जीवन से संबंधित है। सोने की वैल्यू कुछ नहीं होना चाहिए क्योंकि उसके बिना व्यक्ति आराम से रह सकता है। लेकिन चूंकि उसकी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए कीमत को बढ़ा देता है। तो जहाँ भी सप्लाई ज़्यादा होगा और डिमांड कम होगा, तो वहाँ पे कीमत कम हो जाएगा, और यही स्थिति मुद्रा संकुचन की स्थिति कहलाती है। अब दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति में ये कहा जाता है कि मौद्रिक आय घट रही हो, लेकिन वस्तु के उत्पादन में वृद्धि हो। ठीक है? यदि मौद्रिक आय घट रही है, लेकिन क्या हो रहा है? उत्पादन में वृद्धि हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी कीमत क्या होगा? कम होगा। ठीक है? मौद्रिक आय कम हो रही है, उत्पादन में वृद्धि हो रही है, तो भी मुद्रा संकुचन कहलाएगा, क्योंकि उत्पादन में वृद्धि हो रही है, मौद्रिक आय कम हो रही है। मौद्रिक आय कम होगी, मौद्रिक आय जब कम होगी तो इसके कारण डिमांड कम होगा, डिमांड कम होगा तो निश्चित रूप से इसके कारण प्राइस घटेगा, कम होगा। तीसरी स्थिति है कि मौद्रिक आय तथा उत्पादन दोनों घटे, लेकिन मौद्रिक आय में कमी अधिक हो। ठीक है? मौद्रिक आय में भी कमी हो रही है, लेकिन मौद्रिक आय में कमी ज़्यादा हो रही है उत्पादन में कमी से। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? सप्लाई हमेशा ज़्यादा बना रहेगा डिमांड से। तो सप्लाई जब ज़्यादा बना रहेगा डिमांड से, तो इसके कारण कीमत घटता रहेगा, और यही मुद्रा संकुचन का, कीमत का घटना ही मुद्रा संकुचन का मुख्य विशेषता है। एक स्थिति ऐसी होती है, मौद्रिक आय उत्पादन दोनों बढ़े पर उत्पादन में वृद्धि अपेक्षाकृत अधिक हो तो कीमत नहीं बढ़ेगा। मौद्रिक आय भी बढ़ रहा है, लेकिन उत्पादन ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, उत्पादन भी बढ़ रहा है, लेकिन उत्पादन ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, यानी कि सप्लाई फिर ज़्यादा हो जाएगा डिमांड से, और इसके कारण क्या होगा? कीमत में कमी होगी। तो पूरा खेल कीमत में कमी का है, हर तरह से कीमत में कमी होगी। ऐसी स्थिति में मुद्रा संकुचन डिफ्लेशन ही कहलाएगा। तो ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जिसमें हर स्थिति में कीमत में कमी हो रही हो, तो वह मुद्रा संकुचन की ओर लेके जाएगा। एक और स्थिति है, उत्पादन स्थिर है लेकिन मौद्रिक आय घट जाए। अब उत्पादन स्थिर है, लेकिन मौद्रिक आय क्या हो गया? घट गया, यानी कि डिमांड घट गया। आय घटेगा तो डिमांड घट जाएगा। ठीक है? तो डिमांड घट जाएगा तो ये सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा। जब सप्लाई ज़्यादा होगा तो इसके कारण कीमत घट जाएगी। एक और स्थिति है, जब वस्तुओं की पूर्ति मांग से अधिक हो। सारी स्थिति यही है, जब वस्तुओं की पूर्ति मांग से अधिक होगा तो ये क्या करेगा? कीमत को घटा देगा। तो ये सारे लक्षण हैं, ये सारी स्थितियाँ हैं। इन स्थितियों में निश्चित रूप से जो कीमत है कम होगा, और इसके कारण मुद्रा संकुचन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो संक्षेप में यहाँ समझाने की कोशिश किया गया है एक डायग्राम से, बहुत ही आसान सा डायग्राम है, और इसमें कहा गया है कि अपस्फीति या मुद्रा संकुचन एक ऐसी अवस्था है जिसके अंतर्गत प्रभावपूर्ण मांग में कमी के कारण कीमतें गिरती हैं। जब स्फीति के पश्चात मूल्य गिरते हों तो मूल्यों की यह कमी अपस्फीति नहीं कहलाएगी, क्योंकि मूल्य के इस पतन के कारण अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी उत्पन्न नहीं होती है। यदि कीमतें पूर्ण रोजगार के स्तर से नीचे गिरती हों और आय तथा रोजगार दोनों में प्रतिकूल प्रभाव होता है, यानी कि आय और रोजगार दोनों गिरे, आय और रोजगार दोनों में कमी हो, कीमत इस प्रकार से गिरे कि दोनों गिरे, तो ऐसी स्थिति के लिए अपस्फीति कहा जाता है, यानी कि डिफ्लेशन। ऐसी स्थिति को ही कहेंगे। अब इसको चित्र से और आसानी से समझ सकते हैं। इस पे ये वाई अक्ष है, इस पे प्राइस दिखाया गया है, और इस पे एम्प्लॉयमेंट दिखाया गया है नीचे हिस्से पे, और ये जीरो है, हम जानते हैं चित्र बनाते हैं तो ये मूल कहलाता है, ओरिजिन कहलाता है, जो जीरो है। ये एक्स एक्सिस है, इस पे आउटपुट दिखाया गया है दोनों में। अब ये मान लेते हैं कि 1 है एग्रीगेट डिमांड 2 है, ये 3 है और ये 4 है। ये एग्रीगेट सप्लाई है, जो ये दिखाता है कि इस बिंदु तक, यानी कि इस ए बिंदु तक एग्रीगेट सप्लाई बढ़ता हुआ है, लेकिन इसके बाद इस ए बिंदु पर फुल एम्प्लॉयमेंट आ जाता है। क्या आ जाता है? फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद उत्पादन को नहीं बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि सभी संसाधन रोजगार में आ गए, सभी संसाधन रोजगार में आ गए, सभी जो देश में बेरोजगारी थी वो समाप्त हो गई, पूर्ण रोजगार की स्थिति आ गई। ऐसे में उत्पादन ओ क्यू होता है, ओ क्यू होता है, या इसी को आय के लिए वो वाई भी दिखा सकते हैं, उसी को वाई भी कहते हैं। तो इस स्थिति में कुल उत्पादन कितना होता है? ओ क्यू या ओ वाई कुल उत्पादन होता है, यानी कि टोटल आउटपुट कितना है? ओ वाई।
तो एक स्थिति पे पूर्ण रोजगार हो जाता है, इसीलिए जो समग्र पूर्ति रेखा है, एग्रीगेट सप्लाई रेखा है, वो एक सीधी रेखा है, वाई एक्स के पैरेलल जाती है, सीधी रेखा हो जाती है। यानी कि अब यदि मांग में वृद्धि होती है तो कीमत में वृद्धि होगी, न कि उत्पादन में वृद्धि होगी। अब ऐसी स्थिति में जब पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है तो रोजगार की कितनी मात्रा रोजगार में आएगी? ओ एन, ओ एन। तो अब ऐसी स्थिति में रोजगार होता है। अब यदि मांग बढ़ता है, एग्रीगेट डिमांड, समग्र मांग बढ़ करके ए3 हो जाता है, एडी3, तो कीमत एडी3 पर ये है, एडी4 पर ये है, ये पी3 है, ये पी4 है, कीमत यहाँ बढ़ के है। अब समझते हैं अपस्फीति क्या होती है। अपस्फीति इस चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। इसमें ये कह रहा है कि यदि समग्र मांग में कमी होती है, इफेक्टिव डिमांड, इस बिंदु को क्या कहेंगे? इफेक्टिव डिमांड, यही इफेक्टिव डिमांड कहलाएगा। ठीक है, तो यदि इस ए, ये संतुलन की स्थिति ई4 है, ये ई3 है, और ये इसको एक ए नाम दे दिया है, ये ई1 है। तो यदि समग्र मांग में कमी होकर के ई4 से ई3 या डी4 से एडी4 से एडी3 आ जाता है तो कीमत में कमी हो जाती है, पी4 से पी3 हो जाता है। तो इस कीमत में कमी को हम अपस्फीति नहीं कहेंगे, अपस्फीति ये नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी कमी के कारण उत्पादन में ना तो कमी हो रहा है, ना तो रोजगार में। उत्पादन अभी भी ई3 पर भी, चूंकि ये स्ट्रेट लाइन हो गया है तो ई3 पर भी उत्पादन वही है, ओ वाई है। ठीक है, और रोजगार ओ एन है। एम्प्लॉयमेंट क्या है? एम्प्लॉयमेंट ओ एन है अभी भी। ठीक है, अब समग्र मांग कम होकर ई3 से या एडी से एडी2 हो जाए, ए पर आ जाए, तो भी कुल उत्पादन से, यानी कि ए पे आ जाए तो भी कुल उत्पादन वही है, और रोजगार की मात्रा भी, यदि नीचे देखा तो रोजगार की मात्रा भी वही है। ठीक है, तो ये भी अपस्फीति नहीं है। लेकिन यदि समग्र मांग में कमी इतनी हो जाए कि वो एडी1 हो जाए, यानी कि ए से नीचे जैसे आएगा, तो जैसे जैसे ही आएगा उत्पादन रोजगार दोनों में कमी आएगी। जैसे कम होकर के एडी1 हो गया तो अब उत्पादन वाई0 यहाँ आएगा, ये सीधी रेखा खींची जा सकती है स्केल से। ओ वाई जीरो हो गया, उत्पादन कम हो गया, और रोजगार कम होकर, ये रोजगार लाइन है, ओ ई रोजगार लाइन है ये, तो रोजगार भी कम होकर के ओ एन जीरो हो गया, यानी कि ये कम होकर के ओ एन जीरो हो गया, ओ वाई कम होकर के ओ वाई जीरो हो गया। तो अब रोजगार और उत्पादन दोनों में कमी हो गई, आय और रोजगार में दोनों में कमी हो गई, तो इसको हम अपस्फीति कहेंगे, डिफ्लेशन कहलाएगा। इस कमी होने की स्थिति को ही डिफ्लेशन या मुद्रा संकुचन या अपस्फीति, तीन नाम है, अपस्फीति, डिफ्लेशन या मुद्रा संकुचन कहलाएगा। तो ऐसी स्थिति, ऐसी मुद्रा मूल्य में कमी जब रोजगार और उत्पादन दोनों को घटाए, दोनों में कमी कर दे, तब हम कहते हैं कि ये मुद्रा अपस्फीति है। अब मुद्रा संकुचन के कारण क्या क्या है? तो मुद्रा संकुचन के कारण ये निम्नलिखित कारण है, निम्नलिखित कारणों के चलते मुद्रा संकुचन हो सकता है। कॉजेज ऑफ डिफ्लेशन, पहला है चलन मुद्रा की मात्रा को कम करना, रिडक्शन इन मनी सर्कुलेशन। यदि मुद्रा की सप्लाई को कम कर दिया जाए, मनी सप्लाई को ही कम कर दिया जाए, तो मनी सप्लाई को कम करने के कारण जो वैल्यू ऑफ मनी है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि मनी सप्लाई कम हो जाएगा। मनी सप्लाई, चलन की मुद्रा की मात्रा कम करना, यानी कि मनी सप्लाई कम हो जाए, तो ऐसी स्थिति में डिमांड फॉर मनी जब ज़्यादा रहती है, तो डिमांड फॉर मनी ज़्यादा होने से वैल्यू ऑफ मनी बढ़ जाती है। वैल्यू ऑफ मनी जब बढ़ जाती है तो प्राइस में कमी आ जाता है। तो जब मनी सप्लाई कम हो जाए, मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो वैल्यू ऑफ मनी बढ़ जाएगी, जिसके कारण कीमत में कमी होगी, और इस प्रकार से एक और कारण उत्पन्न होगा कि जब डिमांड फॉर मनी ज़्यादा होगा मनी सप्लाई से, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में ब्याज दर बढ़ जाएगा। जब ब्याज दर बढ़ जाएगा तो इसके कारण आउटपुट आउटपुट या उत्पादन करने की क्षमता कम हो जाएगी। आउटपुट उत्पादन करने की क्षमता कम हो जाएगी तो एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा तो कीमत में कमी आएगी, क्योंकि लोगों के पास खर्च करने के लिए नहीं होगा। बैंक दर ऊंची करना, यानी कि इंक्रीज इन बैंक रेट। बैंक रेट यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट सीधा सीधा बढ़ा देगा। जो आरबीआई जिस दर पे बैंकों को लोन देता है, कमर्शियल बैंकों को, वह रेट यदि बढ़ा दिया जाए, बैंक रेट बढ़ा दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, उधार देने की लागत बढ़ जाएगी, उधार लेने की लागत बढ़ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो आउटपुट कम होगा, आउटपुट कम होगा तो क्या हो जाएगा? एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो प्राइस कम हो जाएगा और संकुचन आ जाएगा। केंद्रीय बैंक द्वारा खुली बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशन बाय सेंट्रल बैंक, ये क्रेडिट कंट्रोल के जो टूल्स हैं, ये भी है बैंक रेट और एक खुले ओपन मार्केट ऑपरेशन जो गवर्नमेंट द्वारा अपनाया जाता है, आरबीआई द्वारा अपनाया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं? खुले बाजार की क्रियाओं, ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करती है
गवर्नमेंट प्रतिभूतियों को क्रय विक्रय करती है। इसमें क्या करती है, गवर्नमेंट प्रतिभूतियों का सेल करती है। सेल करती है तो इससे मनी उसके पास आ जाता है, लोग प्रतिभूतियां खरीदते हैं और इससे मनी किसके पास चला जाता है, गवर्नमेंट के पास चला जाता है। और गवर्नमेंट के पास मनी चला जाता है तो मनी सप्लाई कम हो जाता है। मनी सप्लाई जब कम हो जाएगा तो लोगों के पास मॉनेटरी इनकम कम हो जाएगा। वाई मॉनेटरी इनकम कम हो जाएगा। अभी हमने पीछे देखा मॉनेटरी इनकम कम होने के कारण प्राइस कम हो जाता है। प्राइस कम हो जाता है तो वही मुद्रा संकुचन कहलाता है। भारी कर लगाना, टैक्सेशन, भारी टैक्सेशन लगाना। जब गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, हैवी टैक्सेशन करती है, तो ऐसी स्थिति में जो डिस्पोजेबल इनकम है, डिस्पोजेबल इनकम, व्यय योग्य आय, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। व्यय योग्य कम हो जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगा। डिमांड कम होगा तो प्राइस कम होगा। प्राइस कम होगा तो ये मुद्रा संकुचन को जन्म देगा, डिफ्लेशन को जन्म देगा। क्योंकि प्राइस कम होगा तो डिफ्लेशन होगा, प्राइस कम होगा तो डिप्रेशन भी होगा, डिप्रेशन, मंदी की स्थिति उत्पन्न होगी। जनता से ऋण ले लेना, कई कई बार गवर्नमेंट जनता से लोन ले लेती है। जनता से लोन लेती है तो मुद्रा किसके पास चला जाता है, गवर्नमेंट के पास चला जाता है। गवर्नमेंट के पास चले जाने के कारण जो व्यय योग्य आय है या जो सर्कुलेशन में मनी है वो कम हो जाती है, डिमांड फॉर मनी कम हो जाती है। और ऐसी स्थिति में डिप्रेशन या डिफ्लेशन की स्थिति उत्पन्न होती है। उत्पादन में वृद्धि हो जाना, अनायास सप्लाई बढ़ जाना, वस्तुओं और सेवाओं की सप्लाई बढ़ जाना। तो जब भी सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई जब भी ज्यादा होगी, जब भी सप्लाई ज्यादा होगी डिमांड से, तो ऐसी स्थिति में सीधा सीधा कीमत में कमी होगी। अभी हमने देखा ग्राफ के माध्यम से, सप्लाई जब भी ज्यादा होगी कीमत कम हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही किसी वस्तु की पूर्ति ज्यादा होती है तो सीधे सीधे उसके मूल्य को कम कर देती है, वो कम कीमत दिला पाती है। इसके प्रभाव क्या क्या होते हैं, इफेक्ट्स ऑफ डिफ्लेशन। तो विनियोक्ताओं को हानि होती है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको लॉस होता है, इन्वेस्टर्स को लॉस होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके कारण डिमांड कम होता है, डिमांड कारण प्राइस कम होता है। सबसे बड़ी पहचान क्या है, कीमत गिरता है। मुद्रा संकुचन का क्या प्रॉब्लम होता है कि कीमत गिरता है। जब कीमत गिरेगा तो कोई भी इन्वेस्टर किसके लिए इन्वेस्ट करता है, प्रॉफिट के लिए। ठीक है, प्रॉफिट तभी होगा जब कीमत बढ़े। और ऐसी स्थिति जिसमें कीमत गिरे तो इसको हम कहते हैं लॉस। तो इनको लॉस होता है। व्यापारी वर्ग एवं व्यापार, व्यापारी वर्ग को भी लॉस होता है, क्योंकि कीमतें गिरती हैं और कीमतें गिरने के कारण व्यापार में लाभ के बजाय हानि उठानी पड़ती है, व्यापारियों को हानि उठानी पड़ती है, तो इसलिए उनको हानि होती है। कृषक वर्ग किसानों को भी इससे बहुत हानि होती है, क्योंकि इनसे इनके उत्पादन की वस्तुएं होती हैं, जैसे गेहूं, चावल, मक्का या और जूट, कपास, जो भी शुगर केन, चीनी, ये सब की कीमतें क्या होती हैं, गिर रही होती हैं। कीमतें गिर रही होती हैं तो ये फार्मर्स को क्या करता है, फार्मर्स को लॉस होता है। ठीक है, फार्मर्स लॉस में जाता है। वर्ग संघर्ष की स्थिति होती है, क्योंकि कीमतें गिरती हैं और उत्पादक को हानि उठानी पड़ती है। उत्पादन कम होने लगता है, उसके माल बिकते नहीं है, कीमतें गिरती जाती हैं। वो चाहता है कि कम से कम कीमत में भी बिक जाए, फिर भी नहीं बिकती, क्योंकि उपभोक्ता भी चालाक होता है। वो सोचता है कि अभी कीमत और गिरेगी, कीमत और गिरेगी, इस इंतजार में बैठा रहता है, तो कीमत को और उसको गिराना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में उसे बहुत लॉस हो जाता है और वो छटनी करने लगता है, क्योंकि उनको वेतन कहाँ से देगा जब उसको प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है। तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो देश में गरीबी बढ़ती है, मजदूर वर्ग बहुत गरीब होते जाता है। तो दो वर्ग खड़ा हो जाता है, एक तो मजदूर वर्ग है, लेबर, और एक होता है कैपिटलिस्ट, पूंजीपति वर्ग। कैपिटलिस्ट, पूंजीपति वर्ग। तो इन दोनों में संघर्ष होने लगता है। पूंजीपति वर्ग अमीर होता है, ये गरीब होता है, तो ये कहता है कि हमारा ही पैसा लेके बैठा है, तो इसके ऊपर आक्रमण करो, इससे पैसा सारा छीन लो। कार्ल मार्क्स का जो थ्योरी था, हमने इस पे भी समाजवाद पे और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पे भी वीडियो बनाई है, उसको देखेंगे तो और समझ में आएगा कि वर्ग संघर्ष क्या है। उद्योगपतियों को तो लॉस ही होता है, क्योंकि ये इन्वेस्ट करते हैं और कीमतें बढ़ती हैं तभी इनको लाभ होता है। तो ये इनको हानि होता है, क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें घटती हैं, कम दाम पे इनको बेचना पड़ता है, जिससे इनको लॉस का सामना करना पड़ता है। उपभोक्ता को लाभ होता है, उपभोक्ता तो चाहता ही है कि कम कीमत पर वस्तुएं मिले, तो उसको लाभ होता है और कम दाम पर ही उसे सारी वस्तुएं मिल जाती हैं, तो अपने कम पैसे खर्च करके अनेक वस्तुओं का आनंद उठाता है। ऋणदाता तथा ऋणी, ऋणदाता को हानि होता है, ऋणदाता को लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। क्यों, क्योंकि उसने पैसा दे दिया है, किसी को पैसा दे दिया है, तो वैल्यू ऑफ मनी तो बढ़ रहा है, वैल्यू ऑफ मनी बढ़ रहा है, कीमत गिर रहा है। तो ऐसी स्थिति में उसे, जब कीमत गिर रहा है, वैल्यू ऑफ मनी बढ़ रहा है, तो जब बाद में उसको पैसा मिलेगा वापस, तो बढ़े हुए वैल्यू पे मिलेगा जो पैसा मिलेगा। ऋणी को, जो जो बोरोवर है, बोरोवर ऋणी कहते हैं, जो उधार लेता है उसको ऋणी कहते हैं। तो ऋणी को लॉस होता है, क्योंकि वैल्यू ऑफ मनी बढ़ गया है, वैल्यू ऑफ मनी बढ़ गया है, तो अब उसको यदि वापस करना है ऋणदाता को, तो उसे ज्यादा वैल्यू ऑफ मनी रिटर्न करना होगा, इसलिए वो लॉस में रहता है। बेरोजगारी में वृद्धि होती है, क्योंकि कीमतें गिरती जाती हैं। कीमत गिरते हुए कीमत पर
कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करता है, कोई भी नए उद्योग धंधे नहीं लगेंगे, कोई भी नया इन्वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि बेरोजगारी, क्योंकि कीमत गिर रही है। कीमत गिरने पर कौन कोई उद्योग तभी लगाता है जब सोचता है कि कीमत बढ़ रही है तो अगले साल हमें और ज्यादा कीमत मिलेगी, यानी कि प्रॉफिट हमें और बढ़ती जाएगी, प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। तो हमेशा जो उद्योग धंधे लगते हैं या जो इन्वेस्ट होते हैं, जो नए कामकाज शुरू होते हैं, वो बढ़ती कीमत पे होते हैं, घटती कीमत पे कोई इन्वेस्ट नहीं करता, इसीलिए उसको कहते हैं डिप्रेशन, यानी कि और वस्तुओं की कीमतों की और कमी होती जाती है, आर्थिक क्रियाकलाप घटता जाता है, लोग छटनी करने लगते हैं, कीमत घटती जाती है, उनकी वस्तु बिकते नहीं है और गोदामों में उनके वस्तुओं का भंडार लग जाता है, इन्वेंट्री में वृद्धि हो जाती है। इन्वेंटरी, इन्वेंटरी का मतलब होता है कि न बिके हुए स्टॉक में वृद्धि होना। तो इन्वेंट्री में वृद्धि होती है और बेरोजगारी में वृद्धि होती है। इन्वेंट्री में वृद्धि होने के कारण जो उद्योगपति है वो छटनी करने लगता है, एग्जिट पॉलिसी अपनाता है, यानी कि कर्मचारियों को बाहर करने की नीति। तो एग्जिट पॉलिसी में वो कर्मचारियों को बाहर करता है, बेरोजगारी बढ़ने लगती है। बेरोजगारी जब बढ़ती है तो लोगों के पास आय नहीं आते हैं, और लोगों के पास आय नहीं आएंगे, लोगों के पास आय नहीं आएंगे, ठीक है, आय घटेंगे तो क्या होगा, डिमांड घटेगा, डिमांड घटेगा तो प्राइस और कम करना पड़ेगा, इस तरह से मंदी शुरू होती है। बैंकिंग सेक्टर भी ठप होने लगता है, लॉस में जाने लगता है, क्योंकि लोगों को प्रॉफिट होता है तो लोग बैंक का भी इस्तेमाल करते हैं, लोन लेते लेते हैं या सेविंग रखते हैं, तो बैंकिंग सेक्टर भी धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। विदेशी व्यापार में कमी आती है, क्योंकि जब डिमांड कम होता है तो डिमांड कम होगा तो आयात कम होगा, इंपोर्ट कम होगा तो आयात निर्यात कम होगा, और देश को लाभ होगा, क्योंकि जब इंपोर्ट कम होगा तो इससे जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, जो व्यापार की शर्तें हैं वो पक्ष में आएंगी, तो एक तरह से व्यापारी विदेशी व्यापार में लाभ होता है। व्यावसायिक साहस को आघात, व्यावसायिक साहस मतलब नए उद्योग धंधे लगाने को व्यावसायिक साहस कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप। तो नया उद्योग धंधा कोई लगाने जाएगा ही नहीं, इसको बहुत आघात पहुंचता है, क्यों, क्योंकि कीमतें गिर रही होती हैं, और वो यदि आज जिस कीमत पे वस्तुओं को खरीद के लगा रहा है और इंडस्ट्री अपना बना रहा है, पता चला कि कल को कीमत गिर गया तो उसे बहुत भारी लॉस हो जाएगा, इसलिए वो रुक जाता है, वो इन्वेस्ट नहीं करता है। तो ये कुछ प्रभाव थे जिसको हमने अभी समझा। अब मुद्रा संस्फीति या प्रत्यय स्फीति क्या है, रिफ्लेशन क्या है। अभी हमने कहा डिफ्लेशन, डिफ्लेशन को जब नियंत्रित करने के लिए कुछ उपाय अपनाए जाते हैं तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेशन, इसको कहते हैं मुद्रा संस्फीति या प्रत्यय विस्फीति। अंग्रेजी में ज्यादा आसान है, रिफ्लेशन, डिफ्लेशन और रिफ्लेशन। डिफ्लेशन जब बहुत अधिक बढ़ जाता है, यानी कि डिप्रेशन जब बढ़ता है, अभी हमारा मंदी, डिप्रेशन जब बढ़ता है तो इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ती जाती है। हमने शुरू में देखा कि बेरोजगारी बढ़ती है, उत्पादन बहुत कम होता है, लोगों की आमदनियां कम होती है, अर्थव्यवस्था में भारी निराशा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट कुछ कुछ काम करने लगती है, एक्टिव होती है। जैसे 1929 में कहा था केन्स ने कि ये डिप्रेशन से निपटने के लिए गवर्नमेंट को ही आगे आना पड़ेगा, गवर्नमेंट ही डिप्रेशन में काम आ सकती है, क्योंकि वो लोगों को रोजगार दे सकती है बिना लाभ हानि को देखे हुए। प्राइवेट व्यक्ति लाभ देकर के ही रोजगार देता है, लेकिन गवर्नमेंट लाभ हानि देखे बिना रोजगार दे सकती है, लोगों को खैरात बांट सकती है, वो केवल गवर्नमेंट बांट सकती है, प्राइवेट कोई नहीं बांटेगा। तो लोगों के हाथ में पैसे जाएंगे तो उनके आय बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा तो आउटपुट बढ़ाने के लिए लोग आगे आएंगे, उत्पादन करने के लिए लोग आगे आगे आएंगे, उत्पादन करने के लिए लोग आगे आएंगे तो उनको लोगों की जरूरत पड़ेगी, लेबर की जरूरत पड़ेगी, तो इंप्लायमेंट बढ़ेगा, बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, आय बढ़ेगा, लोगों की जेब में पैसे जाएंगे, लोगों की जेब में पैसे जाएंगे तो डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा तो क्या आएगा, तेजी की स्थिति आएगी, एक्सपेंशन, और अर्थव्यवस्था फिर आर्थिक क्रियाकलाप अच्छे से चलने लगेगा, अर्थव्यवस्था का पहिया घूमने लगेगा। तो ये किन्स ने बताया। तो इसीलिए जरूरी होता है कि डिफ्लेशन को, मुद्रा संस्कृति को, जिसमें कीमतें गिर रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट कुछ कुछ क्रियाकलाप करती है। उसको हम दूसरे वीडियो में देखे हैं और कुछ वीडियो में आगे देखेंगे कि साख डिफ्लेशन डिफ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए गवर्नमेंट कुछ कुछ नीतियां अपनाती है, बैंक रेट कम करती है, मनी सप्लाई बढ़ाती है ताकि रेट ऑफ इंटरेस्ट को घटाया जा सके, ज्यादा लोगों को खैरात बांटती है, लोगों की जेब में पैसे जाए, तो इस तरह की नीतियां अपनाती हैं। तो जब ऐसी नीतियां अपनाती है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, प्राइस तब बढ़ना शुरू होता है। क्यों, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसे जाते हैं, यानी कि उनकी आय बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, लोग मांग करना शुरू करते हैं, प्राइस बढ़ना शुरू होती है। प्राइस जब बढ़ना शुरू होती है तो इसी को कहते हैं रिफ्लेशन, शुरुआत में कहते हैं रिफ्लेशन, क्योंकि ये अभी अभी डिफ्लेशन से रिफ्लेशन की ओर बढ़ना शुरू किया, यानी कि प्राइस जो गिर रही थी वो रुक गई, अब प्राइस बढ़ना शुरू किया, तो इसको हम रिफ्लेशन कहते हैं। अब स्थिति धीरे धीरे उल्टा होनी शुरू हुई है। लेकिन रिफ्लेशन में क्या होता है, रिफ्लेशन में एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, ठीक है, और आउटपुट बढ़ता है,
ये ध्यान रखना है रिफ्लेशन में एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, आउटपुट बढ़ता है, लेकिन रिफ्लेशन इतना ज़्यादा हो जाए यानी कि कीमतें बढ़ते-बढ़ते इतनी जल्दी चली जाएँ कि एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट में वृद्धि ना हो, रुक जाए। क्यों? क्योंकि सभी संसाधन रोज़गार में आ गए, फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति आ गई और फिर भी कीमत क्या हो रही है? बढ़े जा रही है। यानी कि ये रुक गया, पूर्ण रोज़गार की स्थिति आ गई, अब रोज़गार में कोई वृद्धि नहीं होगी और रोज़गार में वृद्धि इसलिए नहीं होगी क्योंकि सभी लोगों को रोज़गार मिल गया, तो इसके कारण आउटपुट में भी वृद्धि नहीं होगी क्योंकि सभी लोग रोज़गार में आ गए तो उत्पादन बढ़ाएगा कौन? फिर भी कीमत बढ़ती जा रही है, क्यों? क्योंकि लोगों की आय बढ़ती जा रही है, लोगों की आय बढ़ती जा रही है, डिमांड बढ़ते जा रहा है, तो इसके कारण कीमत बढ़ाते जा रही है, कीमत बढ़ते जा रही है। तो एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा है, आउटपुट रुक गया है और कीमत बढ़ते जा रही है। तो ये अब रिफ्लेशन ये नहीं कहलाएगा, ये बदल जाएगा इन्फ्लेशन। ये इसको नाम दे देंगे इन्फ्लेशन। तो ऐसी स्थिति रिफ्लेशन की स्थिति वो होती है जिसमें कीमत बढ़ने के साथ-साथ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है और आउटपुट भी बढ़ता है। और ये कीमत बढ़ते-बढ़ते ऐसी स्थिति आ जाए कि ये तो बढ़ते-बढ़ते रुक जाए, एम्प्लॉयमेंट आउटपुट रुक जाए, लेकिन कीमत बढ़ना जारी रहे, तो वो इन्फ्लेशन कहलाने लगता है फिर। तो ये हमें समझना ज़रूरी है, ठीक है? ये अभी और चित्र से भी समझा देंगे। ये मुद्रा विस्फीति, एक चौथी स्थिति होती है मुद्रा विस्फीति, डिसइन्फ्लेशन। मुद्रा विस्फीति कहते हैं हिंदी में इसको, इंग्लिश में डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। यह इन्फ्लेशन के ठीक उल्टा होता है। इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए जिसमें हम अभी देखें कि जब एम्प्लॉयमेंट भी नहीं हो रहा होता, एम्प्लॉयमेंट भी पूर्ण रोजगार की स्थिति में होती है, रुक गया रहता है और आउटपुट उत्पादन भी रुक गया रहता है क्योंकि पूर्ण रोजगार हो गया, लोग सभी संसाधन रोजगार में आ गए, तो अब उत्पादन बढ़ाया नहीं जा सकता है, लेकिन कीमतें बढ़ रही हैं, तो इसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन। अब ये भी खतरा बनने लगता है कि कीमतें बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो आप देखते होंगे गवर्नमेंट संज्ञान लेती है जब प्याज 90 रुपए बिकने लगता है तो गवर्नमेंट कहती है कि ये तो बहुत हो रहा है, इसको कंट्रोल करना जरूरी है। तो ऐसे ही बहुत सारी वस्तुओं के साथ होता है। जब कीमतें बहुत ज़्यादा होने लगती हैं तो क्या कर गवर्नमेंट उसकी कुछ नीतियाँ अपनाती है, कुछ उपाय अपनाती है। वो बैंक रेट बढ़ा देगी, जैसे कि ब्याज दर बढ़ जाए। वो क्या करेगी कि वो बैंकों को नसीहत देने लगेगी कि खैरात बाँटना बंद करो। जो गवर्नमेंट बेरोज़गारी भत्ता या और खैरात बाँट रही थी, वो रोक देगी, खुले बाज़ार की क्रिया करेगी, ओपन मार्केट ऑपरेशन करेगी। तो ऐसे में वो मनी सप्लाई को अपने पास ले लेगी, लोगों से पैसा अपने पास ले लेगी। तो बैंक रेट को बढ़ा देगी, ठीक है? बैंकों को कंट्रोल करेगी कि वो साख क्रेडिट कम से कम क्रिएट करें, मनी सप्लाई को कम कर देगी, ठीक है? तो इससे कीमत क्या होगा? कम होगा, ठीक है? मनी सप्लाई कम कर देगी, ब्याज दर बढ़ा देगी इससे। तो इसका फ़र्क क्या पड़ेगा? मनी सप्लाई कम होगा तो लोगों की आय कम होगी, ठीक है? रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो लोगों के जो उद्योगपति है वो कम आय देगा, कम वेतन देगा कर्मचारियों को, तो आय कम हो जाएगा। आय कम होगा तो ये क्या करेगा? डिमांड को कम करेगा, डिमांड को कम करेगा तो ये कीमत को कम करने लगेगा। तो जो बहुत ज़्यादा हाइक पे पहुँच गया था कीमत, वो कम होने लगेगा। जब कीमत कम होने लगेगा तो इसी को कहते हैं डिसइन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में कीमत बढ़ रहा था, डिसइन्फ्लेशन में कीमत घटने लगा, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में कोई कमी नहीं हो रही, एम्प्लॉयमेंट स्थिर है और आउटपुट में कोई कमी नहीं हो रही है, आउटपुट में कोई वो भी स्थिर है, ठीक है? लेकिन अब कीमत इतना घटने लगा कि अब एम्प्लॉयमेंट को भी कम करने लगा, ऐसी भी स्थिति। इसलिए संतुलन बहुत ज़रूरी होता है। जब हम गाड़ी चलाते हैं या कोई भी चीज़ करते हैं तो कहते हैं संतुलन, है ना? गौतम बुद्ध ने भी कहा कि मध्य मार्ग, मिड वे, तो संतुलन बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि कीमत इतना कम करने लगे कि इतने हतोत्साहित हो गया मार्केट और उद्योगपति जो पूंजीपति है, जो उद्योग धंधे चला रहा है, वो इतना हतोत्साहित हो गया कि वो अब कीमत कम करने लगा, बेरोज़गारी बढ़ने लगी। अब एम्प्लॉयमेंट कम होने लगा, बेरोज़गारी बढ़ने लगी, उत्पादन घटने लगा। तो इस स्थिति को कहते हैं डिफ्लेशन। ये डिसइन्फ्लेशन से डिफ्लेशन में कन्वर्ट होने लगेगा। डिफ्लेशन क्या किसको बताता है? डिप्रेशन को। डिप्रेशन मंदी में आ जाएगा। ये मंदी में नहीं था। ये डिसइन्फ्लेशन मंदी को नहीं बता रहा था। कीमतें गिर रही थी लेकिन ये मंदी को नहीं बता रहा था। लेकिन कीमतें इतनी गिरने लगी कि बेरोज़गारी को बढ़ाने लगे और आउटपुट कम करने लगे तो डिप्रेशन की स्थिति आ जाएगी। वही चीज़ इसमें समझाया गया है। इसको चाहें तो पॉज़ करके पढ़ सकते हैं, ध्यान से देख सकते हैं। अब इसको हम एक चित्र के माध्यम से सारी स्थिति को एक साथ समझ लेंगे। चारों स्थिति हमने पढ़ लिया, यही 4 स्थिति चक्र के रूप में चलते रहते हैं किसी भी अर्थव्यवस्था में। ये वाई एक्सिस है, इस पे हम कीमत या फुल एम्प्लॉयमेंट दिखाए हैं। ये फुल एम्प्लॉयमेंट का कीमत है ओपी, ठीक है? ये हो गया। ये इसको हम इस पे हम टाइम दिखा सकते हैं, समय के अनुसार ये कैसे चलता है। ये हमने अभी दिखाया कीमत, ये फुल एम्प्लॉयमेंट पे है और इस पे पूर्ण रोजगार पे उत्पादन दिया हुआ है, ये ओपी कीमत है। अब ओपी कीमत के बाद कीमत यदि बढ़ती है, ठीक है, ये बढ़ रही है कीमत, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, ठीक है। इसमें ना तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है और ना ही आउटपुट बढ़ता है, ना तो आउटपुट बढ़ता है, इसमें केवल कीमत बढ़ती है, ठीक है। ये देखा कीमत बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। कंट्रोल करना जरूरी होता है तो गवर्नमेंट विभिन्न नीतियां अपनाती हैं, बैंक रेट बढ़ा देती है, लोगों से
पैसे अपने पास खींचने के लिए लोन लेने लगती है या प्रतिभूतियों पे बहुत ज़्यादा ब्याज का लालच देकर प्रतिभूतियाँ बेचने लगती है, तो लोग उसको खरीदने लगते हैं। वो चाहते हैं कि लोग कम से कम खर्चा करें, तो लोग कम से कम खर्चा करेंगे तभी कीमत नीचे गिरेगी। कम से कम खर्चा करने का मतलब डिमांड को कम करना, लोगों के माँग को मार्केट में कम जाए, लोग डिमांड कम करें, तभी हम कीमत को कम कर सकते हैं। तो जब डिमांड को कम करना है तो उनके सीधे-सीधे आय को कम कर दो। आय को कैसे कम करेंगे? उनको लालच दो कि बैंक में बहुत ज़्यादा ब्याज मिल रहा है, तो वो अपना पैसा बैंक में रखें। दूसरा ये है कि वो प्रतिभूतियों को बेचने लगते हैं, तो वो पैसा वहाँ चला जाता है। तीसरा ये कि उनके वेतन को कम कर दिया जाए, तो इसके लिए बैंक ब्याज दर को बढ़ा देता है। बैंक ब्याज दर को बढ़ा देंगे तो इससे होगा कि लोगों को कम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लोगों की आमदनी कम होने लगेगी। तो इन उपायों से लोगों को आमदनी कम किया जाता है और डिमांड को कम किया जाता है, तो कीमत गिरने लगती है। तो जब कीमत गिरने लगती है तो इसको हम कहते हैं डिसइन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति। डिसइन्फ्लेशन इसमें ना तो एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, ना तो आउटपुट कम हो रहा है। इसमें आउटपुट एम्प्लॉयमेंट स्थिर है बिल्कुल, इसमें कोई भी कमी नहीं हो रही है। केवल कीमत एक में बढ़ रहा था और इसमें उपाय किया गया तो इसमें कम होने लगा। अब इसमें उपाय कम किया गया तो इतना कम होने लगे कि इस बिंदु से, इसको यदि हम ए बिंदु दे दें तो इस बिंदु से नीचे चला जाने लगे, यानी कि जो एक उचित स्तर था कीमत का उससे नीचे जाने लगे, कीमत ज्यादा ही घटने लगा। तो ये अब डिसइन्फ्लेशन नहीं कहलाएगा, ये डी इन्फ्लेशन हो जाएगा, मुद्रा संकुचन हो जाएगा। इसमें क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट भी गिरेगा और आउटपुट भी गिरेगा। एम्प्लॉयमेंट आउटपुट दोनों घटने का ये खतरा हो गया। फिर अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ज़्यादा कीमत गिरने लगेगा, तो गवर्नमेंट फिर इसके लिए उपाय अपनाती है कि लोगों को ज़्यादा आय दिया जाए। तो वो क्या करेगी? बैंक रेट वगैरह को कम करेगी, लोगों से को जो प्रतिभूति ले रखी थी वो लोगों को बेचेगी ताकि उनको उनको पैसा और दिया जाए। लोगों को ज़्यादा पैसा देगी, लोगों को खैरात बाँटेगी, स्कॉलरशिप देगी, भत्ता देगी, सहायता देगी तमाम तरह की, ताकि लोगों के जेब में पैसे जाए और उनकी आय में वृद्धि हो जाए, ताकि वो डिमांड बढ़ाएँ। डिमांड बढ़ाएँगे तभी कीमत बढ़ेगी तो इसके कारण क्या होगा? कीमत बढ़ेगी तो आउटपुट बढ़ेगा, उद्योगपति सोचेगा कि और उत्पादन करो और लाभ कमाओ, तो आउटपुट बढ़ेगा तो क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, क्योंकि उत्पादन करने के लिए किससे उत्पादन करेंगे? लेबर से ही तो उत्पादन करेंगे, उनको लेबर की जरूरत पड़ेगी, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोगों की जेब में पैसे जाएंगे, आय बढ़ेगा। ठीक है, तो आय बढ़ेगा तो फिर ये डिमांड बढ़ेगा और फिर ये कीमत बढ़ेगा, तो ये फिर यहाँ से ऊपर उठने लगता है। ठीक है, उपाय किए जाते हैं तमाम, तो क्योंकि रोजगार बढ़ाना है, आउटपुट बढ़ाना है, फिर एक स्तर से बात ऊपर उठने लगता है, यानी कि कीमत फिर बढ़ने लगती है, जैसा अभी यहाँ पता है। कीमत जब बढ़ने लगी तो इसको कहते हैं रीफ्लेशन। अभी हमने देखा पीछे, ये रीफ्लेशन कहलाएगा। तो रीफ्लेशन में सरकार ने जो उपाय किए थे कीमत बढ़ाने के, उसमें रोजगार उत्पादन बढ़ने लगेगा, दोनों बढ़ेगा, रोजगार उत्पादन भी बढ़ेगा, कीमत भी बढ़ेगा, सब बढ़ेगा। लेकिन ये इस बिंदु पर आने के बाद जबकि फुल एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, ठीक है, ओपी कीमत आ जाएगा, फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार और अधिकतम उत्पादन। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट फुल हो जाएगा, फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, उत्पादन भी मैक्सिमम हो जाएगा इस पे। लेकिन यदि ये जो कीमत बढ़ रही है इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो और जब बढ़ने लगी इस बिंदु के और ऊपर जाने लगे, ठीक है, ये मान लो बी है, इसके ऊपर जाने लगे तो ये स्थिति यहाँ से शुरू हो गई, फिर मुद्रास्फीति आ जाएगी और टाइम के साथ यही चक्र चलता रहता है। तो ये चारों स्थितियां इसमें दिखाई गई हैं। इसको इस चित्र में भी विस्तार से देख सकते हैं। हमने वहां पे केवल मुद्रा संकुचन दिखाया था, डिफ्लेशन दिखाया था, तो अब यहाँ पे उन चारों स्थितियों को हम दिखा सकते हैं। जैसे ये मान लो AD1 है, AD2 है, AD3 है, AD4 है, ये ए बिंदु है, ये E3 है, ये E4 है, इसको नाम दे देंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ जाएँगे। इस पे हमने प्राइस दिखाया, इस पे इम्प्लॉयमेंट दिखाया गया, ये रोज़गार लाइन है E, और इस पे आउटपुट दिखाया गया है, ठीक है? तो इसको यहाँ पे जैसे हमने दिखाया, ये AD2 जैसे माँग है, ए बिंदु पर है, उत्पादन OY है, ये O होता है, हम जानते हैं, ओरिजिन को O कहते हैं। उत्पादन OY है, पूर्ण रोज़गार की स्थिति है, ए पर समग्र पूर्ति की रेखा वाई अक्ष के समानांतर होगी, ए पर है। पूर्ण रोजगार की स्थिति में अब मांग और बढ़ती है, AD3 हो जाती है, लोगों को कुछ कुछ मिल रहा है, आय बढ़ रहा है, कुछ कुछ बढ़ रहा है। तो आय जब बढ़ रहा है, आय मतलब मौद्रिक आय, ये ध्यान रखना है, ये वास्तविक आय नहीं, ये उत्पादन नहीं बढ़ रहा है, मौद्रिक आय बढ़ रहा है। मौद्रिक आय बढ़ रहा है तो वो क्या करेंगे? डिमांड को बढ़ा देंगे, तो ये डिमांड बढ़ करके E3 हो गया, वो E3 पर आ गया। E3 पर कीमत बढ़ के यहाँ से बढ़ के ये हो गया, P2 से P3 हो गया। इसको हम कहेंगे, इसको कहेंगे इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन कहेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें रोजगार और उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हो रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि वो उतना ही है, अभी भी रोजगार उतना ही है, ये N है, ठीक है, N2 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये इन्फ्लेशन कहलाएगा। और यदि मांग और बढ़ती है, समग्र मांग और बढ़ती है, AD3 से AD4 हो जाता है तो कीमत और बढ़ जाएगा, ये खतरनाक हो गया, ये खतरा होने लगा, कीमत बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो रहा है।
ठीक है, इसको कहते हैं महंगाई बहुत ज्यादा। हम लोग कहते हैं ना कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गया है, वो इन कारणों से होता है क्योंकि पूर्ति बढ़ती नहीं है और केवल मांग, लोग खाते पीते ज्यादा है, लोग ज्यादा भोग विलास करते हैं और महंगा कोई उत्पादन तो करता नहीं है क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट है, सभी लोगों को रोजगार है। लेकिन भारत की स्थिति इससे अलग है, भारत में इन्फ्लेशन और बेरोजगारी दोनों एक साथ चलता है, तो वो हम अलग से समझेंगे। तो ये बढ़ गया, P4 पे आ गया, तो ये इन्फ्लेशन कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें ना तो एम्प्लॉयमेंट पर कोई फर्क पड़ रहा है, ना तो एम्प्लॉयमेंट में कोई परिवर्तन हो रहा है, ना तो आउटपुट में कोई परिवर्तन हो रहा है। आउटपुट भी स्थिर है, एम्प्लॉयमेंट भी स्थिर है। आउटपुट OI स्थिर है और एम्प्लॉयमेंट रोजगार भी स्थिर है, तो इसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन। अब गवर्नमेंट नीतियां अपनाती हैं, कहती हैं कि नहीं, इसको कम करना जरूरी है, लोगों के आय को कम करा जाए, पूर्ति को कम किया जाए, मतलब मनी सप्लाई को कम किया जाए। तो आय घटाती है लोगों की, लोगों की डिमांड करे घटेगा, यानी कि AD4 से AD3 आ गया मान लो, तो कीमत घट के P4 से P3 आ गया या P2 आ गया और कम हो गया। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो कमी हो गई, चूंकि एएस लाइन यहाँ स्ट्रेट है, सीधी वर्टिकल लाइन है, यानी कि परफेक्ट इन इलास्टिक है। तो ये बताता है कि ना तो एम्प्लॉयमेंट में कोई परिवर्तन होगा, ना तो आउटपुट में, केवल कीमत घटेगी, केवल कीमत घट रहा है। तो इसको, यानी कि E4 से ए तक जब कीमत घटता है, P4 से P2 तक, P4 से P2 तक, तो इसको हम कहेंगे डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन, ठीक है। डिस मुद्रा संकुचन, मुद्रा संस्फीति, इसको डिसइन्फ्लेशन कहेंगे इंग्लिश में, डिसइन्फ्लेशन। यानी कि इसमें और कुछ नहीं हो रहा है, ना तो रोजगार घट बढ़ रहा है, ना तो आउटपुट घट बढ़ रहा है, केवल कीमत में कमी किया जा रहा है, तो ये डिसइन्फ्लेशन कहलाएगा। ये दो स्थिति क्लियर हो गई। जब आउटपुट और रोजगार में कोई परिवर्तन ना हो रहा हो और कीमत में वृद्धि हो रहा हो तो इन्फ्लेशन, और कीमत में कमी हो रहा हो तो डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन। ठीक है। लेकिन अब कीमत में कमी होते होते ऐसा आ गया, कीमत में और कमी होकर के, और ये मांग कम होकर के AD2 से AD1 हो गया और कीमत घट के आ गया यहाँ P1 पर। ठीक है, यानी कि P1 पर घटते घटते, कीमत घटते घटते P1 पे आ गया, तो ये कहलाएगा डिफ्लेशन, जो हमने शुरू में पढ़ा, अपस्फीति या मुद्रा संकुचन। डिफ्लेशन दो जो डिप्रेशन से संबंधित है, जिसमें अब इसमें आय भी घट गया, Y1 हो गया। ठीक है, सीधा खींच सकते हैं स्केल से, Y1 हो गया, और रोजगार भी घट गया, N1 हो गया। ठीक है, तो इसमें एम्प्लॉयमेंट भी घटता है और आउटपुट भी घटता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट, RBI नजर बनाए रखती है, तो इसको समझ में जाता है कि ये तो फिर गड़बड़ हो गया और कीमत बहुत ज्यादा घट गया और बेरोजगारी अब बढ़ रही है और उत्पादन भी घट रहा है, संसाधनों का पूरा उपयोग नहीं हो रहा है, तो इसको रोकना जरूरी है। क्योंकि जो उद्योगपति हैं, जो जो अर्थव्यवस्था को चलाते हैं, जो क्रियाकलाप करते हैं, जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो इन्वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि कीमतें घटती जाती हैं, उनका माल बिकता नहीं है, कीमतें घटती जाती है, माल बिकता नहीं है, इन्वेंट्री में उनके वृद्धि हो जाती है। इन्वेंटरी मतलब बिना बिका हुआ माल में वृद्धि हो जाती है, गोदामों में भरने लगते हैं माल। तो गोदामों में जब भरने लगते हैं तो उत्पादन को बंद कर देते हैं, लोगों को बेरोजगार कर देते हैं, लोगों को बाहर कर देते हैं फैक्ट्रियों से, तो लोगों के पास आमदनी नहीं होती है, वो मांग नहीं करते हैं, मांग नहीं करते हैं तो कीमतें और गिरती हैं, ताकि उद्योगपति चाहता है कि कुछ तो लागत हमारा वसूल हो जाए, तो और कीमत पे अपने वस्तु को बेचने के लिए तैयार हो जाती है। तो ये बहुत बुरी स्थिति होती है, मंदी की स्थिति, और ऐसे में लोगों की बेरोजगारी और बढ़ने लगती है। तो गवर्नमेंट इसका इलाज करने के लिए वो पॉलिसी अपनाती है, फिर वो कहती है, वो लोगों को उधार देने लगती है, लोगों को खैरात बांटने लगती है, बेरोजगारी भत्ता वगैरह, किसानों को और युवाओं को, और मुआवजा वगैरह देने लगती है, ताकि लोगों के पास पैसे जाएं। लोगों के पास पैसे जाएंगे तो उनकी आमदनी बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी तो हमने अभी देखा वो डिमांड करेंगे, डिमांड करेंगे तो वो कीमत को बढ़ा देगी। तो कीमत को अब यहाँ से बढ़ाना जरूरी होता है, ये जहां तक गिरी थी वहां से अब फिर बढ़ाना जरूरी होता है। तो उनकी डिमांड को बढ़ाया जाता है। डिमांड को जब बढ़ाया जाएगा, डिमांड को बढ़ाया जाएगा तो वो ऊपर को जाएगा। तो यदि इसके बीच डिमांड बढ़ता है, E1 से ए तक, E1 से ए तक इसके बीच में कोई भी डिमांड बढ़ता है, जो एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ाता है, ठीक है, इसके बीच जो भी बढ़ेगा तो आय और एम्प्लॉयमेंट दोनों को बढ़ाएगा, तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है और आउटपुट भी बढ़ता है। ठीक है, आउटपुट भी बढ़ता है और कीमत भी बढ़ता ही है। तो इसको हम कहते हैं, ऐसी स्थितियों को हम कहते हैं रिफ्लेशन। अभी हमने पढ़ा पीछे, रिफ्लेशन, मुद्रा संस्फीति, रिफ्लेशन, जिसमें कीमत भी बढ़ता है, रोजगार भी बढ़ता है और आउटपुट भी बढ़ता है। तो ये अच्छा माना जाता है कि ये कीमत, ऐसी कीमतें बढ़नी चाहिए जिसमें रोजगार भी बढ़ रहा हो, आउटपुट भी बढ़ रहा हो। लोगों को लगता है कि अब ये सही समय है इन्वेस्ट करने का, कीमतें बढ़ रही हैं, तो वो लोगों को अधिक से अधिक रोजगार देते हैं, क्योंकि उत्पादन करने के लिए व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी, तो उनको रोजगार देंगे और उत्पादन बढ़ेगा, कीमत बढ़ेगा। लेकिन ये स्थिति केवल ई से ए तक रहता है। ठीक है, ई से ए तक, ए तक पूर्ण रोजगार आ जाता है,
और यहाँ के बाद भी यदि कीमत बढ़ती है तो फिर इन्फ्लेशन की स्थिति शुरू हो जाएगी, जो अभी हमने यहाँ से शुरुआत करी थी, फिर वो स्थिति आ जाएगी जो अभी हमने इसमें देखा था, इस वाले चित्र में वो देखा था कि रिफ्लेशन के बाद यहाँ रिफ्लेशन खत्म हो जाएगा क्योंकि पूर्ण उजाला आ जाएगा यहाँ पे, तो एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट दोनों स्थिर हो जाएगा, इसमें कोई वृद्धि नहीं होगी क्योंकि सभी संसाधन रोजगार में आ गए। तो इसके बाद जब बढ़ेगा तो फिर इन्फ्लेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो यही साइकिल चलते रहता है, ये बार बार रिपीट होता है। तो ये आई होप कि आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।